मैंने आप लोगों को कल बता दिया था सन, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो के बारे में। 2006 में हमारे पूरे अर्थ पे है ना एक ऑर्गेनाइजेशन IAU, इसकी मीटिंग हुई और प्लूटो को कहा गया कि जरूरत से ज्यादा छोटे साइज का है तो इसको प्लेनेट नहीं माना जाएगा। तो अब हम लोग इसको प्लेनेट के कैटेगरी में नहीं रखते। उसी साल यहाँ पे मार्स और जुपिटर दो आपको प्लेनेट दिख रहे हो। और कहा जाएगा बेटे? कोई ऐसा थोड़ी है कि बाड़िया की दुकान से गोल कर दिया सामान, पागल हो? कुछ भी नहीं, सोलर सिस्टम में बिल्कुल। और कहाँ जाएगा? वो भागा थोड़ी है वो। अपनी तरफ से हटा दिया। मैंने हम लोग उसको लिस्ट में काउंट नहीं करते। जैसे तुम पढ़ने आए हो, मैं तुमको कहूँ कि ये बच्चे को मैं पढ़ाता ही नहीं, तो अपने रजिस्टर से नाम काट दूं, पढ़ तो रहे ही हो ना, आओगे, वही बात है। तो एस्ट्रॉयड जो है ना, एस्ट्रॉयड क्या होता है पहले ये देख लो। जुपिटर जब बन रहा था, जुपिटर प्लेनेट जब बन रहा था, तो उसके बनने से जो मलबे बच गए, डेब्रिस, तो उसमें छोटे छोटे रॉक पार्टिकल से लेके कंझावला, दिल्ली, जितने बड़े बड़े साइज के रॉक भी है। लेकिन एक बात याद रखना, एस्ट्रॉयड बेल्ट में जितने भी रॉक्स हैं वो भी एक तरह के प्लेनेट ही हैं। प्लेनेट कौन होते हैं? जो स्टार के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो ये इसी ऑर्बिट में मार्स और जुपिटर के बीच में ये सारे एस्ट्रॉयड्स, जिसको हिंदी में क्षुद्र ग्रह मतलब कि छोटा ग्रह, स्मॉल प्लैनेट्स जिसको कहा जाता है, वो भी सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते रहते हैं। एक सेकेंड, मेरे को पहले बता लेने दीजिए, इसके बाद आपकी सुनेंगे। इस एस्ट्रॉयड बेल्ट में जो सबसे बड़े साइज का एस्ट्रॉयड था, सबसे बिगेस्ट, उसका नाम था सीरस, सेरेस, सीरस, जो भी कहो ऐसे ही है। तो क्या जो भी किसकी ऐसे होना चाहिए सर, तो मार्स और जुपिटर के बीच में जो छोटे छोटे रॉक या पत्थर के साइज की चीजें बिखरी, मलबा बिखरा हुआ, डेब्रिस, उसको एस्ट्रॉयड्स कहा जाता है। ये एक्टिविटी मकरी आराम से बैठे रही है, मिस्टर मकरी पास, उसको एस्ट्रॉयड कहा जाता है। हिंदी में क्षुद्र ग्रह, बहुत ही स्मॉल साइज का। तो 2006 में प्लूटो को और इस एस्ट्रॉयड में जो सबसे बड़े साइज का एस्ट्रॉयड है जिसको सेरस कहा जाता है, इन दोनों को ड्वार्फ प्लैनेट, DWARF, ड्वार्फ प्लैनेट मतलब कि आप लोग की भाषा में गिट्ठा और हिंदी में बौना कहा जाता है, जो गिट्ठे हाइट के होते हैं। तो मतलब कि कम हाइट वाला प्लैनेट या कम साइज, छोटे साइज का प्लैनेट। तो अब प्लूटो को और सेरस को कौन सा प्लैनेट कहा जाता है? ड्वार्फ प्लैनेट, याद रखिएगा। मैंने मरकरी के बारे में बताया था, विनस के बारे में एस्ट्रॉयड में, सेरेस को पहले एस्ट्रॉयड माना जाता था और प्लूटो को पहले प्लैनेट माना जाता था। 2006 में प्लूटो को प्लैनेट से डॉट प्लैनेट बना दिया गया और सीरस को एस्ट्रॉयड से डॉट प्लैनेट बना दिया गया, दोनों को मिला के। अब दो ही हैं, आगे देखिए। वीनस के बारे में मैंने कल आप लोग को बहुत कुछ बताया था, याद होगा। वीनस पे मुझे तुम बताओ कि सबसे ज्यादा हमारे सोलर सिस्टम का हॉटेस्ट प्लेनेट है वीनस, ऐसा क्यों? क्या सोचता है? कौन सोचता है? कैसे? तो वीनस में ऐसा क्या है? वीनस में ग्लास तो नहीं लगा है ना? मैंने पूछा तुमसे, हाथ नीचे, सोचो सोचो, क्या ऐसा था जिसके चलते वीनस हॉटेस्ट प्लेनेट है हमारे सोलर सिस्टम में? मैंने बताया CO2 गैस होने के कारण ही जो वीनस है वो सबसे अधिक हॉटेस्ट प्लेनेट है। नहीं, मैं बता रहा हूं, जैसे CO2 गैस एक कांच की तरह है एटमॉस्फेयर में, सन की लाइट उस एटमॉस्फेयर को, गैस को क्रॉस करके उसके सरफेस तक तो आ जाएगी, लेकिन टकरा के रिफ्लेक्ट होके जब लौटती है तो लौटने नहीं देती, उसको लॉक कर लेती है, बीच में रख देती से गर्म होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का एक एटम, ऑक्सीजन का
क्या? हाँ, क्योंकि अर्थ पर कार्बन डाइऑक्साइड केवल 0.003% है और वहीं पर वीनस पे 97% से भी ज्यादा है। अब समझिए कहाँ 0% और कहाँ 97%। हाँ, अभी जैसे जैसे बड़े होंगे दाढ़ी मूछें आएंगी तो ज्यादा सीखेंगे आप। हाँ, मुंह ढक लीजिए कहीं दाढ़ी मूछ ना दिख जाए। देखिए बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है दो चीजों के मिलने से बनती है। कार्बन का केमिकल फॉर्मूला होता है सी, केमिकल नेम सी रेफर्स टू कार्बन। देखो बोर्ड, सी मतलब कि कार्बन, O मतलब ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन मतलब O2, मतलब दो ऑक्सीजन के दो एटम जुड़ते हैं तब ये एग्जिस्ट कर पाता है, मतलब कि एक साथ दिख पाता है, गैस बन पाता है। ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन के नीचे 2 है ना, O के नीचे 2, मतलब ऑक्सीजन का दो एटम और जिसके नीचे कुछ नहीं होता मतलब कि 1। तो कार्बन का एक और ऑक्सीजन का दो एटम मिलके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। क्या? ऑक्सीजन के दो एटम कौन कौन नहीं होते? ऑक्सीजन के दो एटम ऑक्सीजन के ही होते हैं, 2 हो 10 हो 20 हो, ठीक है ना, इस तरह से उसका नाम नहीं होता ऑक्सीजन के एटम। चलिए ठीक है। अब अर्थ के बारे में कल मैंने बहुत आगे तक चले गए थे। अर्थ पर सबसे पहला प्लांट कौन सा पाया जाता था ईशांत के बगल में? रक्षित तुम बताओ, याद करो मैंने क्या बताया था जिससे पूरे अर्थ पर ऑक्सीजन की सप्लाई हुई थी। होता है, हम लोग उसको क्या कहते हैं? मैंने लिविंग ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ। आप जैसे ही 8th क्लास में जाओगे आपको पढ़ने को 7th में भी, लेकिन प्लांट भी तो कुछ ऐसे होंगे ना। आपने जहां पर भी ड्रेन बहते रहते नालियां काई लगी हुई देखी होगी, जहां फिसलन हो जाती है, वही एल्गी है, उसी को शैवाल कहते हैं, एल्गी कहते हैं जी। उसका नाम काई, हम लोग जो अपनी काई समझते हैं ना, हाँ, ALGEE। हाँ हमेशा जी, वहीं पर। तो आपको पता है समुद्र में भी ये एल्गीज होती है, ब्लू ग्रीन एल्गी, जिससे हुआ। और सबसे पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ पे कौन सा आया था तुम बताओ? साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। तो अर्थ के वो भी ऑक्सीजन देती है लेकिन बहुत ही कम अमाउंट में। मैं आपको एक बात और बताता हूँ। अच्छा एक सेकेंड बेटे, ऐसे बात करोगे तो थोड़ी हो पाएगा, पहले मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। हैंड रेज करिए, मैं बोलूंगा तब आप क्वेश्चन, अपना क्वेश्चन दिमाग में रखिए। आपने तालाब देखा होगा, झोड़ देखा है ना? कभी कभी आपने झोड़ पे ना ग्रीन कलर का पूरा देखे होगा ना, कि ग्रीन कलर जैसा किया हुआ है, जो छोटे छोटे बिंदी बिंदी से पूरे बिखरे होते हैं। बबल्स नहीं, मतलब समझ रहे हैं ना आप? हाँ एकदम छोटे छोटे से। तो जो ग्रीन कलर का आपको पूरा कवर्ड दिखता है उसी को एल्गी कहा जाता है। वो भी एल्गी है समुद्र के ऊपर जो, या मतलब ये जो आपके झोड़े के ऊपर दिखता है, शैवाल। मजा आया? नहीं आया ना? एल्गी याद रखो। मैं बताता हूँ बेटा, कोई भी प्लांट होता है ना, प्लांट, उसी तरह वो अर्थ का सबसे छोटा प्लांट एल्गी कहा जाता है, उससे छोटा कुछ भी नहीं, ठीक है। और वो भी एक माइक्रो प्लांट कहा जाता है। जिस तरह की आपका बरगद का पेड़ फोटोसिंथेसिस करके फूड बनाता है और CO2 गैस, सॉरी CO2 लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड देता है, पता है ना आप लोगों को? कार्बन डाइऑक्साइड लेगा और ऑक्सीजन देगा। उसी तरह ये एल्गीज भी यही करती है, ये भी एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेती है और ऑक्सीजन रिलीज करती है। हाँ हाँ, नहीं उतना ही नहीं, उससे ज्यादा भी दे सकती है ना। मैं बताऊं, आप अपने भैया दीदी लोग से भी पूछेगा, एक चीज उनको भी नहीं पता होगा। अभी सबसे ज्यादा मुझे है ना जो पढ़ाने में या नॉलेज देने में अच्छा लगता है 5th क्लास को और 6th को।
क्योंकि ये गेन कर पाते हैं, ब्रेन शार्प पे कैच करते रहो। अच्छा, आपको एक बात नहीं पता होगी कि प्लांट को जो CO2 गैस मिलती है वो तो एनिमल्स के द्वारा और भी हमारे एटमॉस्फेयर में वहां से तो मिल जाती है, लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि प्लांट पता है ऑक्सीजन कहां से देते हैं, कैसे उनके अंदर ऑक्सीजन बाहर आती है? जी, लीफ से तो ठीक है, वो तो एक बेटा रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, मतलब कि सांस लेने और छोड़ने का। सुनिए ना, पेड़ पौधे जितने भी प्लांट होते हैं, फोटोसिंथेसिस या खाना बनाने के लिए वाटर की जरूरत पड़ती है कि नहीं? तो उस वाटर को जो यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस में, तो उस वाटर के टूटने से ही, वाटर का केमिकल फॉर्मूला किसको याद है? जल्दी बोलो। कोई बात नहीं, आप लोग छोटे हैं और आपके मास्टर बताते नहीं आपको। H2O, हाइड्रोजन का 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम जब मिल जाता है तो पानी की एक बूंद बनती है, बहुत छोटी बूंद। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये जो पानी है ना, छीटा पड़ गया, इसके अंदर वाटर है। जो वाटर है ना, ये वाटर या जो आप पीते हैं जो लिक्विड की तरह दिखता है, हाइड्रोजन की 2 और ऑक्सीजन 2:1 की क्वांटिटी में, मतलब कि 2 ढक्कन अगर हाइड्रोजन ले लें गैस और 1 ढक्कन ऑक्सीजन, दोनों को मिला देंगे तो लिक्विड बन जाएगा पानी। ठीक है, एक सेकेंड। तो ये जो हाइड्रोजन होता है पानी का, प्लांट उसको यूज कर लेते हैं अपने खाना बनाने के लिए जब पानी लेते हैं तो, और ये ऑक्सीजन टूट के बाहर निकल जाता है। तो पेड़ पौधे जो वाटर लेते हैं अपनी जड़ों से, रूट से, उसी के टूटने से ऑक्सीजन बाहर आता है और वही ऑक्सीजन हमको मिलता है। याद रखिएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो अपने से खुद से ऑक्सीजन कहीं से बनाते हैं, फेंकते हैं। जो भी गैसेस थी पहले प्री स्टेज में, जब हमारा अर्थ बन रहा था, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जुड़ने से वाटर बनता चला गया। ठीक है, और वही यहाँ पूरे समुद्रों में भर गया। कहीं भी जो पानी दिखता है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जुड़ने से। हाँ बेटे, गैस मिलना बड़ा मुश्किल है ना, हाइड्रोजन गैस कहाँ से लोगे आप? हाँ जी, मैं आपको एक और मजेदार बात बताता हूँ। बोलो, पूछ लो पहले। जब मैं बोलूं तो बीच में मत बोलिएगा, सबको मौका मिलेगा, और ये दुनिया में कहीं मौका नहीं मिलेगा। पैसिफिक ओशियन या प्रशांत महासागर जो है, तो वहां पे एक आइलैंड कंट्री है जिसका नाम है फिलीपींस, उसकी कैपिटल मनीला है। तो फिलीपींस के पास समुद्र में एक गहरा खड्डा है पानी के नीचे, 11 किलोमीटर अंदर गहरा है। माउंट एवरेस्ट की हाइट 8,848, 8,848, मतलब कि 9 किलोमीटर अर्थ से, मतलब सरफेस से 9 किलोमीटर ऊपर। ठीक है, और जो मेरियाना, उस खड्डे का नाम मेरियाना ट्रेंच है। मेरियाना ट्रेंच, ट्रेंच मतलब कि समुद्र के अंदर खाई, खड्डा। उसके अंदर भी लोग गए हैं, मैंने पीछे बोलने के लिए निकाला। तो अगर आप माउंट एवरेस्ट को उठा के उसके अंदर फेंक दोगे ना, तो वो पूरा डूब जाएगा और उसके बाद भी 2 किलोमीटर जगह बची रहेगी ऊपर खाली, इतना गहरा खड्डा। समझ रहे बात? हाँ, बड़ा भी है, साइज में भी बड़ा, बहुत बड़ा साइज का है। बड़े का तो आइडिया नहीं, लेकिन गहराई उसकी 11 किलोमीटर, 11 किलोमीटर मतलब 11,000 मीटर्स गहरा है वो। समझ में? बोल। जो डैम होती है, डैम से जब पानी खोलते हैं तो जो पानी उसके बीच में गड्ढा कैसे बन जाता है? गड्ढा कहाँ बन जाता है? एक सेकेंड बेटा, बीच में कैसे बोल सकते हो? सर, डैम में पानी होता है ना, वहाँ पे गड्ढा बन जाता है बीच में। हाँ, तो पानी वहां गिरेगा ना बार बार, तो वहां पे प्रेशर से गिरने के चलते वहां पे वो इलाके पे ज्यादा प्रेशर रहता है पानी का। और सर कमजोर हो जाता है। बिल्कुल, तुम बोलो। कई लोग ऐसे बताते हैं कि अभी ये जो आपको एस्ट्रॉयड बेल्ट दिख रहा है,
ये यहां से ही कोई चीजें, रॉक्स या कोई भी चीज हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर कर जाता है। अगर हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है, रगड़ बहुत ज्यादा है, उस फ्रिक्शन के चलते क्या होता है, फ्रिक्शन के चलते, नहीं जतिन तो नहीं आया, फ्रिक्शन के चलते रगड़ होती है, रगड़ के चलते इसमें आग लग जाती है, जल के राख हो जाता है ऊपर। तो है ना, आपको एक है ना शूटिंग स्टार दिखता होगा, मतलब कि लाइट जैसे कि तारा टूट के गिर रहा है, वो मेट्रोइड्स होगा। लेकिन अगर उस मेट्रोइड का साइज, मतलब एक पत्थर जैसे बड़े, बहुत बड़े पत्थर का साइज इतना बड़ा हो कि हमारे एटमॉस्फेयर में आने के बाद भी, ठीक है, वो पूरा नहीं जल पाए, जल जाए अधिकतर, लेकिन कुछ हिस्सा उसका बिना जले हमारे अर्थ तक आ जाए, तो उसको मेट्रोइड कहते हैं। उल्का, उल्का वो होती है जो कि ऊपर ही जल जाती है, और उल्का पिंड वो जो अर्थ पर आके टकराती है। मैं आपको बताऊं, महाराष्ट्र में, पूरे इंडिया में महाराष्ट्र में लोनार नाम की एक लेक है, लोनार नाम की एक लेक है। ये उल्का पिंड या मेट्रोइड के टकराने से, अर्थ पे टकराने से इतना बड़ा खड्डा बन गया, क्रेटर बन गया, जिससे पानी भर गया और झील बन गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तुम रहने, तुम बोलो। बेटा इसलिए नहीं होती क्योंकि यहाँ पर हमेशा कोई ना कोई आदमी चलता रहता है, ठीक है, और चलते रहने से क्या होता है ना कि वो जो काई होती है उसको सरफेस नहीं मिलती, पांव से रौंदने के चलते वो खत्म होती है। और कोई क्या, बीज, अच्छा, तो वो अभी छोटा है और क्लास हमारी दूसरी है, साइंस के ऊपर पूछो बीज का, ठीक है। बीज में बता दूं कि कोई भी प्लांट होता है ना, अभी रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स मैंने पढ़ाया था क्लास 7, तुम्हें कैसे पढ़ाते 4th क्लास में यार, अभी छोटे नहीं, तो वो अभी बीज वाला नहीं समझ पाओगे। मतलब ये समझ लो ना कि उसमें क्या होता है, प्लांट्स एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं ना, तो प्लांट का जो फूल जो होता है, फूल समझते हैं, कोई भी फ्लावर है उसका बीच वाला हिस्से में ही बीज बनता है। किस तरह की यार, कोई भी चीज ज्यादा हो जाएगी तो नुकसान है। मैं आपको बताऊं, अगर अर्थ पे जरूरत से ज्यादा ऑक्सीजन हो जाएगी तब भी प्रॉब्लम है। ठीक है, बता, जरूरत से ज्यादा ऑक्सीजन अगर हो जाएगा ना, ठीक है, तो उसका भी अपना रिएक्शन है, क्योंकि एक अमाउंट के जितना ही रहना चाहिए, नहीं तो दूसरे गैसेस का बैलेंस नहीं बन पाएगा। अगर अर्थ पे ज्यादा ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में होने का मतलब क्या है कि दूसरी गैसेज कम हो रही है, ठीक है, नाइट्रोजन कम हो जाएगा, और अगर नाइट्रोजन कम होने लगेगा तो आपको पता है ना, ऑक्सीजन ज्यादा होने का मतलब है कि ऐसी चीज का होना जो कि इंसानों को जरूरत है, लेकिन प्लांट को उससे कोई मतलब नहीं, तो फिर प्लांट खत्म होने लगेंगे ना। हाँ, तुम बोलो क्वेश्चन, क्या पूछ रहे हैं? एल्गी, हाँ, क्या मेरियाना ट्रेंच की बात कर रहे हो? आदरणीय भैया, अरे मैं कह रहा हूं माउंट एवरेस्ट जो 9 किलोमीटर हाइट है उसकी, वो डाल दोगे तो डूब जाएगा, फिर भी 2 किलोमीटर जगह बची रहेगी। समझे बात को आप? मतलब ये सब, अवंतिका गए हो यहाँ से कभी? अवंतिका तो गए होंगे ना, ठीक है, अवंतिका चले जाओ, जाने में टाइम लगता है ना आधा घंटे का, उतनी दूरी वाले डिस्टेंस को सीधा खड़ा कर दो, कितना ज्यादा हाइट हो जाएगा, ठीक है, तो उतना बड़ा खड्डा है धरती के अंदर क्रस्ट के। तुम क्या बात कर रहे हो? फिलीपींस, हाँ, नहीं पूरे पूरे अर्थ का मेरियाना ट्रेंच, मेरियाना ट्रेंच जो है, अच्छे से बैठना, क्या कहती, क्या सेठानी की तरह बैठता है रे? मेरियाना ट्रेंच हमारे अर्थ पे सबसे गहरा खड्डा है और ओशन का, और आपको पता है अर्थ पर, मतलब कि लैंड वाले इलाके पे सबसे गहरी झील या लेक कौन सी है, पता है आप लोगों को? मतलब कि आप लोग को बहुत ज्यादा मजे आने वाले हैं। ये तो मेरियाना ट्रेंच तो समुद्र के अंदर है ना ये,
लेकिन लैंड के ऊपर, जैसे यहाँ पे चल रही, इस लैंड के ऊपर जो सबसे गहरा खाई है वो कौन सा पता है? बने झील, लेक बैकाल, रसिया में लेक बैकाल है, बहुत गहरी झील। चलिए ठीक है, अब सोलर सिस्टम पे आते हैं। ध्यान नहीं दे तो अर्थ के बारे में आप ये समझ लीजिए कि अर्थ में हमारा पूरे के पूरे सोलर सिस्टम में जो सबसे डेवलप एटमॉस्फेयर है, सबसे अच्छा एटमॉस्फेयर है, वो हमारे अर्थ पर ही। हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में 21% ऑक्सीजन, 78% हाइड्रोजन, और जो बच गया 1 या 2%, तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट गैस है, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन तो समझ गए। सबसे अधिक जो गैस हमारे एटमॉस्फेयर में, नाइट्रोजन 78%, उसके बाद ऑक्सीजन 21%, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड 0.003%, हाइड्रोजन, हीलियम, क्रिप्टॉन, ओजोन, नियॉन, ये सारी गैसें। वही तो बता रहे हैं ना, नोबेल गैस कहा जाता है। ओजोन भी बहुत कम मात्रा में पाई जाती है, हाइड्रोजन भी पाई जाती है कम, हीलियम भी कम पाई जाती है। ठीक है, चलिए। हमारा कौन सी? वो तो वाटर है यार, वो गैस है, क्या बोलता है। मार्स के ऊपर आते हैं। मार्स के बारे में आप लोगों ने बहुत कुछ सुना होगा, मैं मार्स के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले मार्स को रेड प्लेनेट कहा जाता है, लाल ग्रह। ऐसा क्यों कहा जाता है? रेड ऑक्साइड, वहां की मिट्टी में आयरन ऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, समझ में आ रहा है? कोई पूछेगा कि मार्स रेड प्लेनेट क्यों है, रेड ही क्यों है, तो आप बताना कि उसकी मिट्टी में आयरन ऑक्साइड बहुत ज्यादा होने के कारण उसकी पूरी मिट्टी या रेत रेड कलर की। पहली बात। फोबोस और डीमोस दो इसके सैटेलाइट है। हमारे अर्थ का केवल एक ही सैटेलाइट या उपग्रह है अर्थ का, जिसका नाम मून है, हम लोग जानते हैं। मार्स का ऐसा 2 सैटेलाइट है जिसका नाम, बेटे पढ़ाई भी कर लो, टेस्ट नहीं है तो मतलब बैठ के गप्पे हाँकोगे तुम लोग? पढ़ाई करो बेटे, अपना निकालो। सर जुपिटर या मरकरी पे कौन है ना एक भी सैटेलाइट? जुपिटर या मरकरी पे? मरकरी और वीनस के पास अपना कोई सैटेलाइट नहीं, बाद बाकी जितने भी प्लेनेट दिख रहे हैं सबके सैटेलाइट है। जैसे जो दुनिया का उस पे टोटल 240 सैटेलाइट है टोटल। वो मेरे को नहीं पता। प्लूटो के भी पास नहीं, प्लूटो के पास होगा सर, याद नहीं आ रहा उसका। लॉन्च नहीं करते, वो नेचुरल सैटेलाइट है। हाँ, अब मुंह बंद करिए और सुनिए मेरी बात। तो पागल है क्या? प्लेनेट के चारों तरफ सैटेलाइट घूमता है ना, स्टार प्लेनेट के चारों तरफ, अब सन अर्थ के चारों तरफ घूमने लगेगा, दिमाग के झंडे तरह के, पागल है। अब बोलो, देखिए तो मार्स रेड प्लेनेट है। पूरे सोलर सिस्टम में केवल मार्स ही ऐसा प्लेनेट है अर्थ के बाद जिस पर लाइफ होने की नहीं, लाइफ होने की उम्मीद है। ठीक है, पूरे सोलर सिस्टम में केवल मार्स ही ऐसा है अर्थ के बाद जिस पर लाइफ होने की उम्मीद है। कारण सुनिए क्यों। यहां का जो एटमॉस्फेयर है ठीक ठाक है, मतलब कि यहाँ के एटमॉस्फेयर में मीथेन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस भी, बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर। पहली बात, वाटर तो है नहीं, ऑक्सीजन भी कुछ भी पॉइंट नहीं, लेकिन यहाँ की ग्रेविटी अर्थ की तरह ही है। दिन और रात का जो टाइम है, मतलब सन के चारों तरफ रिवॉल्व करने का जो होता है टाइमिंग, वो भी लगभग ठीक ठाक ही है। और सबसे बड़ी बात है कि फेवरेबल टेम्परेचर। मार्स पर अर्थ की जैसे ही टेम्परेचर रहता है अप्रोक्सीमेटली लगभग, तो मार्स पर लाइफ होने का एक ही उम्मीद है कि वहां पे टेम्परेचर, ग्रेविटी, रोटेशन, रेवोल्यूशन सब अर्थ के जैसा ही है।
मंगल ग्रह, मंगल है, मंगल है, मंगल। एक मिनट बेटा, अभी नहीं बोल सकते आप। अब देखिए, लेकिन मार्स पे जीना इसलिए मुश्किल है क्योंकि जब वहां पे कोई वाटर ही नहीं है और ऑक्सीजन ही नहीं है तो लाइफ का तो कोई मतलब ही नहीं। अभी सबसे अधिक अगर कहीं पर भी मिशन भेजा गया है जांच पड़ताल के लिए तो मार्स ही है। दीपक, दीपक बैग लेके मेरे पास आओ। तो मार्स जो है इसका 2 ही सैटेलाइट है, फोबोस और डीमोस। फोबोस और डीमोस। वो तो बेटे सैटेलाइट की बात क्या कर रहे हो, मैं नेचुरल सैटेलाइट की बात करूंगा ना, पागल थोड़ी जो आर्टिफिशियल की बात करूंगा। आर्टिफिशियल बहुत सारे भेज जाते हैं। अब मेरी बात सुनते जाइए आप लोग। देखो, मार्स पर अब तक सबसे अधिक आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी भेजे गए। ठीक है, एक और आपको नॉलेज की बात बता दूं, हमारे सोलर सिस्टम में 4 ही रॉकी प्लेनेट है, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। ये 4 प्लेनेट तो आपके जोवियन प्लेनेट कहे जाते हैं, मतलब कि गैस, जोवियन मतलब कि गैस के प्लेनेट। क्लियर है? तो बेटे माउंटेन कहां पर होगा? इन्हीं चारों पर होगा ना। हमारे सोलर सिस्टम का सबसे ऊंचा माउंटेन माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा, हमारे अर्थ पर सबसे ऊंचा क्या है? माउंट एवरेस्ट। तो हमारे सोलर सिस्टम में जो सबसे ऊंचा माउंटेन है उसका नाम है निक्स ओलंपिया। बहुत ज्यादा ऊंचा, निक्स ओलंपिया, और वो मार्स प्लेनेट पे ही है, याद रखिए। क्लियर है? किलोमीटर नहीं, मीटर्स करते हैं। जैसे कि क्या नाम है अपना अर्थ का, सॉरी, हाँ यार, माउंट एवरेस्ट 8,848 9 किलोमीटर हाइट का है। उसी तरह जो निक्स ओलंपिया है, आई थिंक सो 12,000 या 15,000, 12 to 15,000 मीटर हाइट, 12 से 15 किलोमीटर हाइट की। जी बोलिए, एक एक करके बोलो। नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, बहुत कम। बाहर निकल जाएगा थोड़ा ही ना, गर्दन बाहर आ जाएगी। वो 11 किलोमीटर गहरा है ना, और ये 15 से 12 13 15 किलोमीटर गहरा हाइट है। बोलो। नहीं बेटा, जाने की तैयारी में है। कौन बोला मार्स पे गए? क्या बोलते हो यार, किसने कहा? अरे सब अपने वैज्ञानिक बन जाओगे, मेरी भी सुनो यार जबरदस्ती। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि लंगोट पहन के लड़ाई भी स्टार्ट। मेरी भी सुनो बेटे, मार्स मिशन नासा का भी है, यूरोपीय एजेंसी का भी है, चाइना का भी, इंडिया का भी। सब लोग अपने अपने मार्स मिशन पे काम कर रहे हैं। माने कि मैन मिशन, आदमी को, इंसानों को भेजने की तैयारी की जा रही है। आपको मैं बताऊं, जैसा कि आपको पता है कि सबसे पहले स्पेस में जब भेजा गया तो लाइका नाम के डॉग को भेजा गया था, उसके बाद रॉबर्ट नाम के, और ऐसे बहुत सारे जानवरों को पहले भेजा गया। सर एक मंकी गया था, रॉबर्ट नाम था उसका, एडवर्ड या रॉबर्ट नाम का, वो अमेरिका वालों ने भेजा था। लाइका कुतिया थी, और उसको एक सेकेंड, और उसको जो भेजा गया था वो सबसे पहला कोई भी चीज जो कि गया था स्पेस में, लेकिन वो बच नहीं पाई, लौटते समय उसकी मौत हो गई। लाइका की मौत हो गई जी। हमारे आपके जैसे इंसानों में सबसे पहला जो इंसान स्पेस में गया तो कोई बता सकता है उसका नाम? यूरी गागरिन, बिल्कुल सही बोला था। मून पे गया था, मून पे गया था। सर जो यूरी गागरिन गया था स्पेस पे तो ग्रेविटी 0% होती है, आने के बाद उससे खड़ा भी नहीं होया जा रहा था। देखिए मैं बता रहा हूँ, हमारी जो बोन होती है ना, हड्डी अंदर की बोन, उसको बोन डेंसिटी कहते हैं। ठीक है, तो जो लोग स्पेस मिशन पे जाते हैं, जीरो ग्रेविटी पे जाते हैं,
तो लौटने से क्या होता है कि उनके बोन पे असर होता है, हड्डियों पे, वो कमजोर होने लगता है थोड़ा थोड़ा, ठीक है ना। और सर उनके साथ वो ग्रेविटी नहीं होती स्पेस में, और फिर वो ना किट भी ऐसे हो जाते हैं, तो सर इसलिए वो और सर चल नहीं पाते हैं। बिल्कुल सर स्पेस में हाइट थोड़ी बढ़ती जाती है कहते हैं उसका। एक्चुअली क्या है ना कि मैं बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा दिन रहने पर ऐसा कुछ होगा। और स्पेस में हाइट बढ़ने, कुछ पूछना है तुम्हें तो पूछो ना फिर। तुमको लगता है जीवन में मौका मिलेगा फिर दोबारा कभी? ना घर पे मिलेगा। सीट वाले तो तुमको ऐसे ही क्या कहते हैं शरबत पिलाते रह जाएंगे। देखिए, स्पेस में थोड़ी बहुत हाइट बढ़ने का मतलब पॉइंट समथिंग सेंटीमीटर, बहुत ज्यादा नहीं। उसका कारण ये होता है क्योंकि ग्रेविटी नहीं होती हमारे सॉरी, कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं होता हमारे ऊपर। हजारों टन का बहुत ज्यादा हवाओं का दबाव है, एयर प्रेशर हमारे ऊपर होता है, ठीक है। एक अर्थ की ग्रेविटी हमको खींचती है, ऊपर से हवाएं भी हमको दबाती है, दोनों के बीच में पड़े हुए। लेकिन स्पेस में ऐसा कुछ नहीं होता, इसलिए आपको सिंपल सी बात, जो दबाई नहीं जाएगा थोड़ा तो उठ ही सकता है। जो वो बिजली किसने भेजा था? बिजली तेज बोलो, सुनाई नहीं पड़ा। वो बोले तो बीच में क्या घुस जाता है रे पागल। लाइट वेव्स की तरह, रेडियो वेव्स होती है ना, लाइट तो आता है ना, तो उस तरह से। वहां पर ऐसा नहीं है कि एंटीना में तार लगा दिया। जैसे बेटे हम अगर कॉल करें आपको यहाँ से, अगर अमेरिका भी कॉल करते हैं, कभी कॉल करते हैं तो सिग्नल जाता है ना, तो उसी तरह वैसा होता है। वहां पे रेडियो वेव्स होती है। मून पे भी जाएंगे तो एयर तो है नहीं जो आवाज हमारी आप तक पहुंचे, तो रेडियो वेव्स जो वॉकी टॉकी होती है ना, उससे बात होती है। सर जो जो वापस स्पेस पे वो जाते हैं इंसान, तो वहां पे वो पानी पानी कैसे पीते हैं? नहीं पॉसिबल है, मैं आपको बता रहा हूँ क्यों। क्योंकि वहां पर उस प्लांट को उगाने के लिए है ना, आपको वहां रहना पड़ेगा। आपको पता है कि जब ट्री आप ग्रो कराते हो तो उसके लिए बहुत सारे फेवरेबल कंडीशन आपको देनी पड़ेगी। मून के ऊपर टेम्परेचर बहुत कम से बहुत ज्यादा तक जाता है, बात समझ रहे हैं ना, तो इसलिए प्लांट लगाना बहुत पॉसिबल नहीं है। मार्स पे पॉसिबल है क्योंकि वहां एटमॉस्फेयर है, जिन गैसों की जरूरत है अगर उसको प्लांट को मिले तो कर सकते हो, एक मतलब कि चेंबर जैसा बना करके उसके लिए उसमें कर सकते हैं। हाँ जी। मुश्किल क्या करेंगे? हाँ, यहाँ से तो स्पेस बेटे आपको पता भी है कि यहाँ अर्थ से मार्स सॉरी कितनी दूरी पे है, करोड़ों किलोमीटर दूर है। उतना बड़ा तो रॉकेट भी नहीं कि डायरेक्ट एक रॉकेट में फ्यूल भर के हम लोग भेज सके, वो ग्रेविटी से ही जाएगा। तो बलून कैसे जाएगा बेटे? बलून में कोई बूस्टर थोड़ी लगा दोगे आप। सर मैं ये कह रहा हूं बलून सांस लेके जाए, हाँ, उसकी नोट खोल दे तो उसमें एयर रहेगी या निकल जाएगी? एयर निकल जाएगी बिल्कुल, नोट खोलने के बाद, और क्या। तैरने लगेगी ना, हवा तैरने लगेगी वो। देखिए, ये जो एस्ट्रॉयड आपको दिख रहा है मार्स के आसपास, जितने भी मार्स और जुपिटर के बीच में, ये जुपिटर के कारण होता है। जुपिटर जब बन रहा था तो जुपिटर के बनने के बाद जो जुपिटर की ग्रेविटी के कारण उसके साथ नहीं लग पाए, जो उसे की ग्रेविटी से बाहर निकल गए, तो इसी एक बेल्ट में ये घूमने लगे फ्रीली, ये रॉक पार्टिकल्स, इसी को एस्ट्रॉयड कहा जाता है। ये एक बहुत बड़े देश के साइज से लेकर के हमारी बिल्डिंग के साइज के हो सकते हैं, ठीक है। डस्ट बिल्कुल नहीं पूछ सकते आप, डस्ट, रॉक या बहुत बड़े पत्थर के जैसे। जुपिटर की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि हमारे सोलर सिस्टम में जुपिटर पहला गैसियस प्लैनेट माना जाता है। जुपिटर से सारे गैसियस होते हैं, मतलब सारी गैस, जो भी गैसेज होती है ना, वो ग्रेविटी के कारण वहां पर खिंची रहती है, जिसके चलते सारे गोले जैसे बन गए। जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा, जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लेनेट है, ठीक है। और हमारे सोलर सिस्टम में किसी भी प्लेनेट का जो सबसे बड़ा सैटेलाइट है उसका नाम है ज्ञानिमीड। क्या नाम है? ज्ञानमीड। और ज्ञानिमीड जुपिटर का ही सैटेलाइट है। समझ में आ रही है बात आप लोग को? याद रखिएगा। और जुपिटर पे येलो कलर का दिखता है,
जुपिटर दूर से देखेंगे तो येलो कलर का दिखेगा और उसके बीच बीच पे रेड स्पॉट्स दिखेंगे, काले लाल कलर के धब्बे। तो लाल कलर के जो धब्बे हैं या जो रेड स्पॉट है उसको जाकर के जब रिसर्च किया गया, जूनो नाम का एक सैटेलाइट छोड़ा गया जुपिटर के लिए, ठीक है, 2011 में आई थिंक सो नासा ने छोड़ा था उसको, और उसने बहुत सारी तस्वीरें खींची। इससे पता चला कि वो जो रेड स्पॉट है बहुत बड़ा साइज का जुपिटर के ऊपर, वो तूफान है, ठीक है ना, गैसों का बहुत तेज तूफान है जिसके चलते वो रेड स्पॉट बन जाता है भौर जैसा। अब सैटर्न की बात करें तो सैटर्न को देखने पे उसके चारों तरफ रिंग जैसी आपको चीजें दिखी, रिंग। ये सर वो सर पत्थर है। हाँ, तो वो जो रिंग है वो एक्चुअली में रिंग नहीं होकर के क्या है कि रॉक, डस्ट, है ना, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर। फिर बोल रहे हो बीच में सर, आपने अभी तो बोला था डस्ट नहीं होता स्पेस में। तो बेटा वो स्पेस कहाँ है? किसी भी प्लेनेट की ग्रेविटी जहां तक होती है वो स्पेस थोड़ी होता है, जहां ग्रेविटी बिल्कुल नहीं होती उसको स्पेस कहते हैं ना। क्लियर है? अब बेटे अगर यहां से अर्थ हमारी है, यहां से 2 किलोमीटर ऊपर चल जाएंगे या 10 किलोमीटर ऊपर चल जाएंगे तो आप थोड़ी स्पेस में चलेंगे, थोड़ा और ज्यादा जब अर्थ की ग्रेविटी खत्म होगी तब तुम कहेंगे ना स्पेस में है, ठीक है। जहां कोई भी किसी भी चीज की ग्रेविटी आप पर नहीं लग रही आप समझो वो स्पेस है। अर्थ के ऊपर भी है, उसी तरह इसके ऊपर भी होगा, हर जगह पे है। और प्लैनेट्स के बीच में जो गैप होता है वहां मतलब कुछ किलोमीटर या कुछ हजारों किलोमीटर की हाइट पर, ठीक है, ग्रेविटी काम करती है, उसके बाद ग्रेविटी काम करती है, ठीक। तो अगर हम सैटर्न की बात करें तो जो रिंग दिख रही है केवल सैटर्न में ही नहीं होती, यूरेनस और नेपच्यून में भी वो होती है। और मैं आपको एक बात बताऊं, वो जो रिंग चारों तरफ होती है रॉक डस्ट की, है ना, पतली सी ऐसी ग्रेविटी के कारण चारों तरफ बन जाती है और वो उस प्लेनेट के साथ ही घूमते रहते हैं। सैटर्न के बारे में जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है वो मैं आपको बताता हूं, पानी पी के। सैटर्न या शनि ग्रह इतना हल्का है कि अगर मान लो कि मैं इस कटोरी में या इस कप में पानी भर पाऊं, मान लो कि इतना बड़ा मग हो जाए जिसमें पानी भरा जा सके और सैटर्न को डूबने की जगह मिल जाए, तो अगर आप डाल दोगे ना तो सैटर्न ऊपर तैरने लगेगी, पानी से भी हल्का। देखो आपको डेंसिटी अगर समझ में आता है तो मैं आपको बताता हूं, देखिए मेरी बात सुनो, अगर मैं यहां मुक्का मारूंगा मुझे चोट लगा, हवा में मारी चोट लगा ना, नहीं। पानी में मुक्का मारेंगे चोट लगेगा, थोड़ा बहुत लगेगा, इतना तो नहीं लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे अधिक डेंसिटी हार्ड सरफेस की होती, सॉलिड की, उसके बाद उससे ज्यादा वाटर की, और उससे सबसे कम डेंसिटी किसमें होती है? एयर में, मतलब उसके पार्टिकल दूर दूर होते हैं। तो सैटर्न इतना सबसे कम डेंसिटी वाला प्लेनेट माना जाता है, इतना हल्का कि अगर आप पानी पे डाल दो तो पानी पे वो तैरने लगेगा। याद रखिएगा, समझ रहे हैं ना, इतना इंटरेस्टिंग चीज। वेट का तो बेटे ऐसा नहीं होता, मास होता है उसका। मेरे को वो तो फैक्ट्स किसको याद रहते हैं, डाटा कौन याद करके घूमता है तुम बताओ। उठाने की बात है, डेंसिटी की बात है ना, वाटर से उसकी डेंसिटी की बात होती है। डेंसिटी का मतलब है ना, डेंसिटी मींस मास नहीं हुआ, मास वेट होता है। डेंसिटी मतलब जो बना हुआ है ना, जिस हिस्से से, जिस गैसों का बना हुआ है, जो हमारा सैटर्न है वो इतना इस तरह से है कि वो पानी पे तैरने लगेगा, क्योंकि पानी की डेंसिटी से भी कम डेंसिटी है। जी मैं आपको बता रहा हूं, वाटर के ऊपर कोई चीज तैरती है, हल्की चीज, क्यों तैरती है? क्योंकि वाटर से भी कम डेंसिटी उसकी होती है। तो उसी तरह सैटर्न की डेंसिटी वाटर से भी कम होती है। अभी मैं बीच में कोई क्वेश्चन पूछने का आप लोगों को मौका ही नहीं दिया जाएगा, वो बंद करिए। सैटर्न अभी लेटेस्ट रिसर्च के बाद पता चला है कि हमारे सोलर सिस्टम में पहले सबसे अधिक यूरेनस के सैटेलाइट्स थे, लेकिन आज के डेट में सबसे अधिक सैटर्न के हैं। हमारे सोलर सिस्टम में नेचुरल सैटेलाइट या प्राकृतिक जो उपग्रह होते हैं सबसे अधिक सैटर्न के हैं।
मैंने अब नए खोजे गए हैं, ठीक है ना, दिखे लोगों को, काउंट किया गया तो पता चला। अब यूरेनस के ऊपर है, हाथ नीचे करो तो काट के हाथ में दे देंगे। यूरेनस का मतलब ये हुआ, इसको स्लीपिंग प्लेनेट भी कहा जाता है, लेटा हुआ, बिल्कुल इतना झुका हुआ है ना। आपको पता है कि हमारी जो अर्थ है वो उसकी एक्सिस इस तरह से झुकी हुई है ना, 23.5 डिग्री झुकी हुई है, और वो 66 डिग्री तक या उससे भी ज्यादा झुका हुआ है। मतलब उसका एक्सिस बिल्कुल आपको लगेगा ना प्लेनेट कि सोया हुआ है, खड़ा नहीं है, सो करके इस तरह रोटेट कर। हाँ, बिल्कुल गोल का मतलब ये हुआ कि जब भी आप बाहर से देखोगे आपको गोल लगेगा, लेकिन उसके सरफेस पे पहुंचोगे तो उबड़ खाबड़ कहीं माउंटेन, नदियां, ये सब तो होंगी, ठीक है। अब हमारे सोलर सिस्टम में सबसे कूलेस्ट जो प्लेनेट है वो भी यूरेनस है। नेपच्यून सबसे दूर का है, ठीक है। और ये दोनों ग्रह, दोनों प्लेनेट यूरेनस और नेपच्यून, पता है किसके बने हुए हैं? मीथेन गैस के, इसलिए ये ग्रीन कलर के आपको दिखते हैं। अंडरस्टैंड? एक बात और, हमारे सोलर सिस्टम में अर्थ को छोड़ के कहीं पर भी अगर लिक्विड कहीं मिला है, लिक्विड, नॉट वाटर, लिक्विड कहीं मिला है, तो वो है सैटर्न का सैटेलाइट टाइटन पर। टाइटन पे मीथेन गैस की लिक्विड में है ना, कोई गैस जब लिक्विड बन जाती है जैसे मीथेन, तो उसका झील मिला हुआ है, एक लेक, मीथेन की लेक टाइटन पे मिली है। और हमारे सोलर सिस्टम में कहीं भी वाटर नहीं होता है। देखो ये सोलर सिस्टम यहां तक हो गया, ठीक है। अब आप लोग का मून, क्योंकि देखो अगर नॉलेज ज्यादा चाहिए तो थोड़ा टाइम तो देना चाहिए। मून, ये सोलर एक्लिप्स क्या होता है, लूनर एक्लिप्स क्या होता है, एस्ट्रॉयड, मेट्रॉयड, और भी डीपली कल आप लोग को बताया जाए, ठीक है।